5, 4, 3, 2. नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा है हेलो एल्केन का नामकरण और आज अपन उससे अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियों से पहले एक छोटा सा टॉपिक है अपना, उसको कंसल्ट करते हैं, उसके बाद में आगे अपन चलेंगे। CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति जिसको अपन बोल सकते हैं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। देखिए, इससे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन ने नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में अपन एक चीज़ ये नोटिस की है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको अपन ने कहा था सहसंयोजक बंध। कार्बन और हैलोजन के बीच में इस सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हैलोजन का। X का मतलब अपन ने बात की है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। CX बंध की प्रकृति में अपन ने ये भी पढ़ा है इससे पहले कि आवर्त सारणी में हैलोजन एलिमेंट 4 हैं, जिसमें से फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, फिर उसके बाद में क्लोरीन की, उसके बाद में ब्रोमीन की और उसके बाद में आयोडीन की। तो कार्बन और हैलोजन बंध के बीच में जो सहसंयोजक बंध है, हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से हैलोजन की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण हैलोजन X पे आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और हैलोजन के बीच में कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव और हैलोजन पे आंशिक नेगेटिव चार्ज होने के कारण CX बंध जो होता है वो ध्रुवीय हो जाता है। अर्थात CX बंध को अपन ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब फॉर एग्जांपल जितने भी एल्किल हैलाइड के टाइप अपन ने पढ़े हैं, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, कोई भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर X की जगह अपने क्लोरीन रखा तो बंध के इलेक्ट्रॉन अगर Cl अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक पॉजिटिव, और इसी के कारण हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण CX बंध की प्रकृति जो होती है वो कैसी होगी? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का CX बंध होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में अपन ने डिस्कस करना जरूरी था। इसी में CX बंध की प्रकृति में एक ऑर्बिटल आरेख की बात करेंगे अपन, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, CH3Cl का कक्षीय आरेख। देखिए, इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सी, उसके बाद में अपन चलेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि में। देखिए, यहाँ पर अपन बात करेंगे CH3Cl, जिसमें इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, पहले अपन बात कर चुके हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1, 2, 3 एंड 4, और इसकी कार्बन और हैलोजन की जो बंध की जो प्रकृति होती है इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे, तो इसमें आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव होने के कारण बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय सहसंयोजक। अगर मैं इसके कक्षीय आरेख या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर CH3Cl में कार्बन परमाणु जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरित अवस्था में होता है। कार्बन का p कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ मिलकर के अतिव्यापन करता है और एक सिग्मा बंध बनाता है। ठीक इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन है
तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन के s कक्षक कार्बन के p कक्षक के साथ sp अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, और कार्बन का p कक्षक क्लोरीन के p कक्षक के साथ pp अतिव्यापन करके भी सिग्मा बंध बनाता है। तो इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से प्रदर्शित या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको नीचे शो करता हूँ। देखिए, कार्बन एलिमेंट, इसका p कक्षक अपन पहले से 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने कि s कक्षक जो होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, और p कक्षक जो होता है उसकी आकृति डंबलाकार होती है। ये चीज़ें अपन पहले से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, कार्बन का p कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। इधर से इस कार्बन का p कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। यहाँ भी तीसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन का p कक्षक क्लोरीन के p कक्षक के साथ pp अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। इस तरीके से टोटल जो है CH3Cl या क्लोरोमेथेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर टोटल कुल सिग्मा बंधों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4। कुल 4 सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अपन एल्किल हैलाइड का पहला सदस्य जिसका अपन ने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा है, जिसमें कुल 4 सिग्मा बंध बने हैं, और सिग्मा बंध किस तरह से दो टाइप से बने हैं, sp अतिव्यापन के द्वारा, sp अतिव्यापन, और कार्बन और क्लोरीन के बीच जो अतिव्यापन हुआ है उस अतिव्यापन को बोलेंगे अपन pp अतिव्यापन। इन दो ओवरलैपिंग के द्वारा CH3Cl में 4 सिग्मा बंध का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से ये था आपका क्लोरोमेथेन का कक्षीय आरेख। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने में, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए, हेलो एल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहला मेथड अपन लेते हैं एल्केन से। फ्रॉम एल्केन। देखिए, इससे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। तो एल्केन से अपन हेलो एल्केन किस प्रकार बना सकते हैं, एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। एल्केन का पहला सदस्य है मेथेन। इसकी अभिक्रिया हैलोजन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकली, प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, ध्यान दें अपन पढ़ चुके हैं कि कार्बन से जुड़े चारों हाइड्रोजन कुछ इस तरह से होते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की स्थिति कुछ ऐसी होगी, ये बॉन्डिंग टूटेगा तो क्लोरीन के द्वारा यहाँ से मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा। ये हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ में HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। इसे अपन बोलेंगे क्लोरोमेथेन। IUPAC से नाम, और साधारण नाम इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड।
ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ये यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है। अगर हम क्लोरीन को अधिकता में लेते हैं, आधिक्य जिसको बोलते हैं, क्लोरीन को आधिक्य में लेने पर यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कार्बन पे उपस्थित चारों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा नहीं हो जाए। और ये अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा कंप्लीट होती है। तो इस अभिक्रिया को अपन आगे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अगर अपना क्लोरीन अधिकता में है, Cl2 आधिक्य में है, तो फिर CH3Cl दोबारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा दूसरे क्लोरीन के साथ, किसके रूप में बाहर निकलेगा HCl, और यहाँ जो दूसरा क्लोरीन बच गया वो कार्बन पे अटैच होगा तो क्या बन जाएगा CH2Cl2। इसको IUPAC नोमेनक्लेचर इसका दिख नहीं होगा आपको, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। HCl बाहर निकलेगा तो क्या बन गया CH2Cl2। इसको अपन बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। और साधारण नाम इसका हो जाएगा मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। क्लोरीन फिर अपन ने अधिकता में लिया है, जैसा कि अपन ने भी बात की है कि अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस कार्बन पे उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा नहीं हो जाए। तो फिर दोबारा से एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और यहाँ जो दूसरा क्लोरीन बच गया वो इस कार्बन पे और जुड़ जाएगा। तो कितने क्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन बच गया 1 और क्लोरीन कितने हो गए 3, क्या बाहर निकल गया HCl बाहर निकल गया। तो यहाँ बच गया CH3Cl3 बन गया। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे 3 क्लोरीन हो गए तो क्या लिख सकते हैं उसको, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका साधारण नाम जो काफ़ी प्रचलित है, अपन सब लोग जानते हैं, साधारण नाम इसका क्लोरोफॉर्म, जो कि पुरानी चिकित्सा पद्धति में व्यक्ति को निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता। और लास्ट अभी अपन देख रहे हैं इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और शेष बचा हुआ है, तो फिर से दोबारा से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में किसके रूप में बाहर निकल जाएगा HCl, और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CCl4। ये बन गया अंतिम उत्पाद और इसका नाम IUPAC क्या हो जाएगा। 4 क्लोरीन जो है कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे। देखो मैंने कहा था एक के लिए मोनो लगाते हैं, तो मोनो लगाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे अपन ने क्लोरोमेथेन लिख दिया। अगर जैसे 2 क्लोरीन हुए तो अपन ने डाइक्लोरोमेथेन लिखा, फिर इसके बाद में जैसे क्लोरीन की संख्या 3 हुई तो अपन ने क्या लिखा, ट्राइक्लोरोमेथेन लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर इस कार्बन पे 4 क्लोरीन हैं तो अपन क्या लिख देंगे, टेट्राक्लोरो। एक ही कार्बन है उसके लिए एल्केन के रूप में एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथेन। तो ये हो गया टेट्राक्लोरोमेथेन, IUPAC नाम हो गया। और इसका सादा नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए मैं जितने भी यहाँ पर साधारण नाम लिख रहा हूँ, साधारण नाम की कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, साधारण नाम के कोई नियम नहीं होते हैं। साधारण नाम को उस पदार्थ के स्रोत से, उसकी खोज से, उसको कहाँ से प्राप्त किया गया, उसके आधार पे इनका नामकरण पहले से किया हुआ है। तो इसके कोई नियम नहीं होते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से पहली मेथड हो गया अपना हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, और जिसमें एल्केन से अपन ने एल्किल हैलाइड बनाया, इसमें लास्ट अपने को प्रोडक्ट मिला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से अपनी फर्स्ट मेथड। इसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2। नेक्स्ट अगला मेथड है एल्कीन पर HX के योग द्वारा।
सिंपल सी बात है, 11वीं क्लास में अपने पढ़ा है एल्कीन पर HX के योग द्वारा। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। HX हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, इसको अपन हेलोजन अम्ल भी बोलते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। तो HX का योग एल्कीन पे करवाते हैं और ये एल्कीन पर HX का योग दो प्रकार का होगा। पहले मैं बात करूंगा मार्कोनिकोव के नियमानुसार और दूसरा होगा एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार। तो पहला देखेंगे अपन एल्कीन। R का मतलब अपन जानते हैं, R किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल समूह को। जितने भी कार्बन अपन जोड़ना चाहें, अगर कितनी भी बड़ी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन हो, किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच अगर द्विबंध उपस्थित है तो वह हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाएगा। योग करवाना है अपने को HX का। X अपन, अब देखिए हैलोजन अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अगर HX की बात करें तो फ्लोरीन H के साथ मिलकर के HF बनाता है, लेकिन उसका स्थायित्व तो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, इसलिए HF का यूज नहीं करके HCl, HBr और HI इन तीनों का योग करवाते हैं अपन, HF का नहीं करवाते हैं। तो ध्यान दें, योग जो है वो मार्कोनिकोव के नियमानुसार, मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव का नियम क्या था? मार्कोनिकोव ने, साइंटिस्ट का नाम उसने बताया था कि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन का योग उस असंतृप्त कार्बन परमाणु पे होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा हो। मीन्स क्या हुआ? HX में हाइड्रोजन का योग उस असंतृप्त कार्बन पे होगा। अब असंतृप्त का मतलब दोनों कार्बन जिनके भी द्विबंध हो उसे असंतृप्त कार्बन परमाणु कहते हैं। इसीलिए उस असंतृप्त कार्बन पे होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा हो। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए H कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पे। तो बच गया क्या? X। तो X कहाँ जुड़ेगा? मध्यवर्ती कार्बन पे। तो जोड़ दो R CH X और यहाँ हो जाएगा CH3। ये बन गया उत्पाद। तो ये इस तरह से हो जाएगा मार्कोनिकोव के नियमानुसार HX का योग। इसकी दूसरी रिएक्शन है एल्कीन पर HX का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब एल्कीन पर HX का योग करवाएंगे, एल्कीन प्लस HX कार्बनिक पेरोक्साइड। देखिए इंपॉर्टेंट बात, पेरोक्साइड क्या होता है? किसी भी यौगिक में अगर क्रमागत 2 ऑक्सीजन परमाणु मिले आपको और अगर साथ में एल्किल समूह है या कार्बन भी जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे कार्बनिक पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की क्या पहचान हो गई? क्रमागत 2 ऑक्सीजन परमाणु, कार्बनिक पेरोक्साइड। अगर मैं ये लिख दूं, ये क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन नहीं है, एल्किल समूह नहीं है, हाइड्रोजन जोड़ रखा है, लेकिन क्रमागत ऑक्सीजन तो है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज नहीं करके कार्बनिक पेरोक्साइड का करते हैं। कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग जब एल्कीन पे करवाओगे तो योग जो है वो मार्कोनिकोव के विपरीत होगा, मार्कोनिकोव के विपरीत। इसीलिए इस प्रभाव को एक अन्य नाम और दिया जाता है, इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव। और इसी रिएक्शंस का एक नाम या इसका एक इफेक्ट या इसका एक अन्य नाम और होता है, इसको बोलते हैं खैरास प्रभाव। खैरास प्रभाव इसको कहा जाता है। तो यहां देखिए मार्कोनिकोव के नियमानुसार अगर HX का योग होगा तो सिंपल सी बात है, मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन का योग उस असंतृप्त कार्बन पे हुआ था जिस पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक थी। इसका अपोजिट कर देंगे तो अब की बार HX में हाइड्रोजन का योग
उस असंतृप्त कार्बन पे होगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम हो। तो H कहाँ जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, और X जुड़ेगा अधिक हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन पे। तो जोड़ देंगे R CH2 CH2X, ये बन गया उत्पाद। तो स्टूडेंट्स, एल्कीन पर HX के योग द्वारा अपने 2 रिएक्शन पढ़ी। पहली मार्कोनिकोव के नियमानुसार हो रही है, और दूसरी एंटी मार्कोनिकोव या मार्कोनिकोव के विपरीत या पेरोक्साइड प्रभाव, या जिसको अपन बोलते हैं खैरास प्रभाव, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में विक्रिया हो रही है। दोनों में एक ही चीज का अंतर है, मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगा तो हाइड्रोजन का योग अधिक हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन पर योग हो जाएगा, और अगर कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग एल्कीन पे करवाओगे तो हाइड्रोजन का योग कम कार्बन वाले असंतृप्त, कम हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन पे इसका योग हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है। इसका एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ बना के अपन देख सकते हैं इसका। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसका एग्जाम्पल अपन ले रहे थे। जैसे मैं कहूँ आपसे कोई भी एल्केन ले लेते हैं अपन, CH3 CH2, एक एल्कीन है जिसमें 4 कार्बन परमाणु हैं। इस एल्कीन को क्या बोलोगे, नोमेनक्लेचर अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन, HCl ले लिया, मार्कोनिकोव के नियमानुसार योग करवाओगे तो हाइड्रोजन का योग कहाँ हो जाएगा, इस कार्बन पे, Cl का योग कहाँ हो जाएगा, दूसरे असंतृप्त कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl और CH3। मार्कोनिकोव के अनुसार, और इसी का एंटी मार्कोनिकोव ले लेंगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक पेरोक्साइड, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो अब की बार H का योग कहाँ हो जाएगा, इस कार्बन पे, और Cl का योग इस कार्बन पे। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl। तो रिजल्ट अपने आपके सामने है, दोनों में ही एल्किल हैलाइड बन रहा है। इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या हो जाएगा, 1, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं अपन, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पहले प्रतिस्थापी लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरीके से सेकेंड मेथड हो गया अपना एल्कीन पर HX के योग द्वारा। नेक्स्ट थर्ड मेथड, अगला मेथड है अल्कोहल से। अल्कोहल वाला मेथड पढ़ रहे हैं अपन। हेलो एल्केन अल्कोहल से किस प्रकार बनाएंगे अपन, देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। अपन जानते हैं अल्कोहल को OH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्रियात्मक समूह है OH। तो अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर
सिंपल सी रिएक्शन है, OH और H H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RCl प्लस H2। इस मेथड में अगर मैं HCl की जगह HBr और HI के द्वारा अगर मैं एल्किल हैलाइड बनाना चाहूँ, HCl की जगह HBr और HI, HF की तो बात अपन पहले कर ली कि HF जो है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए HF की बात अपन नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे HCl, HBr और HI के लिए। तो यहाँ पर एल्कोहल की विक्रिया HCl से करवाई इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Cl2 ZnCl2, तो RCl और H2O बाहर निकल गया। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल की विक्रिया HBr या HI के साथ में करवाता हूँ, तो यहाँ पर आप ZnCl2 की उपस्थिति में विक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर आप लेोगे कंसंट्रेट H2SO4, तो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से आप कंप्लीट करोगे, HOH H2 बाहर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा RBr या RI प्लस H2, जिसको आप बोलोगे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड या इसको बोल देंगे एल्किल आयोडाइड। इसका भी अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, R की जगह आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, एल्कोहल, जैसे मैंने कहा C2H5OH, सामान्य नाम क्या है इसका, एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, पढ़ा है आप लोगों ने, जिसको भी अगर 11th क्लास में याद है तो इसका IUPAC नाम होगा एथेनॉल। अपने सीनियर के सिलेबस में जैसे ये चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपको दोबारा इसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल याद रखना आपको। तो एथेनॉल अपने लिया, इसकी विक्रिया आप करवा सकते हो HCl के साथ में कराओगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको, ZnCl2, वही रिएक्शन है, H2 बाहर निकल गया और बन गया C2H5Cl। क्या बना, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। ये हो गया क्लोरोएथेन। तो इसी तरह से आप HCl की जगह HBr और HI भी ले सकते हो। तो ये तीसरा मेथड था अपना एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात होती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टिपिकल होती है, एक बार पढ़ने के बाद में भूलते जल्दी हैं, रिएक्शन याद नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सरल केमिस्ट्री है, बशर्ते कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ आप जिस दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, अगले दिन पे डाल दिया तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो चलो नेक्स्ट, अगला मेथड है नंबर 4। नेक्स्ट मेथड है, एल्कोहल में एक रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, उसी का एक रूप और है एल्कोहल के द्वारा ही, और उसको अपन बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया से अपन बात करेंगे। देखिए, डार्जेन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन C5H5N, क्या है, पिरिडीन है। पिरिडीन क्या है, एक क्षार है, बेस है। तो एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी देख सकते हो आप। थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो एल्कोहल की विक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन C5H5N एक विषम चक्रीय यौगिक होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो इस तरीके से, अपन पिरिडीन को स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्कोहल ये बॉन्डिंग टूटेगी यहाँ से OH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ में और SO2 के रूप में सल्फर बाहर निकल जाएगा और एक क्लोरीन R के साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, RCl
हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो HCl प्लस क्या बच गया, SO2 गैसीय फॉर्मेशन में। तो ये क्या प्राप्त हुआ, RCl एल्किल हैलाइड। यहाँ पर R की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे C2H5OH प्लस SOCl2 थाइनिल क्लोराइड C5H5N पिरिडीन। तो यहाँ से HCl के रूप में SO2 और दूसरा क्लोरीन C2H5 भी जुड़ जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2, ये बन गया क्लोरोएथेन। इस रासायनिक अभिक्रिया को नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं डार्जिन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डार्जिन रिएक्शन। तो डार्जिन अभिक्रिया में याद रखें, एल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएंगे तो बनने वाला यौगिक जो है वो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। ओके, इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए एक नोट भी अपन यूज कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा जिस तरह से अपन एल्किल क्लोराइड बनाया है, इसी प्रकार से अपन एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्वेश्चन आया हुआ है, RBr और RI ये दो प्रोडक्ट या एल्किल हैलाइड जो हैं वो डार्जिन अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। ऐसा क्यों? तो रीजन सुनिए। क्योंकि इनको बनाने के लिए यहाँ पर अपने को क्या लेना पड़ेगा, थायनिल क्लोराइड की जगह थायनिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, और RI प्राप्त करने के लिए थायनिल आयोडाइड लेना पड़ेगा, जो कि प्रकृति में अभी तक थायनिल ब्रोमाइड और थायनिल आयोडाइड दोनों ही अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं किए गए हैं। इसलिए डार्जिन अभिक्रिया के द्वारा RBr और RI प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त कर सकते हैं, RCl या एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एल्कोहल से दो विधियां, जिसमें डार्जिन अपने पड़ी सेकंड नंबर पे। अब नेक्स्ट अगला मेथड अपन देखते हैं। चलो, अगली है फिनकेस्टीन अभिक्रिया नंबर 4। फिनकेस्टीन अभिक्रिया नाम अकॉर्डिंग है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है, किसी फिनकेस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इस अभिक्रिया के बारे में बताया था। और इस अभिक्रिया की खास बात है, इस अभिक्रिया में हैलोजन विनिमय होता है। हैलोजन विनिमय के द्वारा, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, तो हैलोजन विनिमय के द्वारा ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है, फिनकेस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अपन क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। एसीटोन क्या है, CH3CO CH3 एक कीटोन है। कीटोन का पहला सदस्य है एसीटोन, जिसको अपन IUPAC नाम में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। तो एसीटोन की उपस्थिति में याद रखें, एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोजन विनिमय होता है। हैलोजन विनिमय का मतलब यहाँ पर ये बॉन्डिंग टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, आयोडाइड जो है वो क्लोरीन को यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा और यहाँ आयोडीन आ जाएगा और NaCl के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा RI प्लस NaCl, तो बन गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अगर मैं यहां पर RBr लूं, उसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराऊं, तो आपको भी यहां पर भी आपको एसीटोन लेना पड़ेगा, वही रिएक्शन होगी सेम।
सोडियम Br के साथ में और वही एल्किल हाइड्राइड, तो Ri प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अपन देख रहे हैं जैसे कि अपन ने बताया था हैलोजन विनिमय, तो यहाँ पर हैलोजन के द्वारा किसी एक हैलोजन परमाणु के द्वारा दूसरे हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है और आपको प्राप्त हो रहा है एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो आप, आर की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको एक कार्बन का एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है तो यहाँ पर एक कार्बन का ही एल्किल हैलाइड लोगे, अगर आपको दो कार्बन का दूसरा एल्किल हैलाइड प्राप्त करना तो दो कार्बन यहाँ पर आप लोगे। नेक्स्ट, इसी हैलोजन विनिमय में एक रिएक्शन आता है, इसी पे बेस है लेकिन उसका नाम अपन अलग से पढ़ेंगे। ये अभिक्रिया कौन सी थी? फिल्केंस्टीन अभिक्रिया। फिल्केंस्टीन अभिक्रिया में अपन ने क्या देखा, Ri प्राप्त कर रहे हैं किसके द्वारा? RCl और RBI के द्वारा। किसके साथ रिएक्शन करवा के? सोडियम आयोडाइड के द्वारा। अगर अपने को एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना हो तो इसके लिए दूसरी रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया। देखिए, इससे पहले भी अपन ने जो दोनों रिएक्शंस पढ़ी हैं और अगली रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं स्वार्ट अभिक्रिया। तो स्वार्ट अभिक्रिया और फिल्केंस्टीन अभिक्रिया दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी है कौन सी? हैलोजन विनिमय, यानी हैलोजन का एक्सचेंज करके यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है Ri और यहाँ पे Ri, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं? यहाँ पर ले रहे हैं अपन एल्किल क्लोराइड और यहाँ पर अपन ले रहे हैं एल्किल ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट अगली रिएक्शन अपनी स्वार्ट रिएक्शन, इसमें अपन देख लेंगे एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। अभी अपन ने बात की थी हैलोजन विनिमय। देखिए हैलोजन यहाँ पर कौन सा है? आयोडीन, और AgF में कौन सा हैलोजन है? फ्लोराइड। तो आयोडाइड की जगह फ्लोरीन आ जाएगा और क्या बनेगा? RF प्लस AgI या सिल्वर आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये प्राप्त हो गया एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, और इसे बोल देंगे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। तो ये थे आपके हैलोजन विनिमय की दो रिएक्शंस, फिल्केंस्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं समझता हूँ रिएक्शंस काफ़ी समझ में आ रही होंगे आपके। चलो इसी क्रम में नेक्स्ट अगली रिएक्शन है हेलो एल्केन बनाने की विधि की है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, नंबर है 5। हुन्स-डीकर अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया देखिए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में ये भी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई रिएक्शन, उसी के नाम से प्रचलित है हुन्स-डीकर। इस अभिक्रिया में क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण की अभिक्रिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह होता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है जिससे अपन डिनोट करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या यूं कहें केमिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह है। सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह, सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह, याद रखने की बात है। अगर किसी भी यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और उसमें से कोई अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बाकी सारे क्रियात्मक समूह इससे क्या होते हैं? छोटे होते हैं।
तो इसीलिए इसको सबसे अंत में बोला जाता है, अंत में इसके बारे में अनुलग्न ओइक जोड़ा जाता है और बाकी सारे क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में जोड़े जाते हैं। ये नोमेनक्लेचर की बातें जैसे आपके सिलेबस में जहाँ भी चैप्टर आएगा वहाँ पर अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक नाम आ गया इसलिए मैंने बताया आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो अपने केमिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है और इसके लिए एक अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक अम्ल, अनुलग्न जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुंसडीकर अभिक्रिया की बात करें थे तो हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लवणों की अभिक्रिया, लवण किसके, सिल्वर लवण। जैसे मैं कहूँ कैसे बनाओगे आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, RCOOAg, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये लो ये लो ये लो, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अगर यहाँ R की जगह आपने ले लिया CH3COOH, इसे बोलोगे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराओगे Ag, चांदी का प्रतीक चिन्ह है, लैटिन भाषा के शब्द का पहला अल्फाबेट Ag, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, इसे लिया गया है Ag। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया Ag से कराओगे तो सेम वही रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, CH3COOAg प्लस H2, इसको क्या बोल दोगे, सिल्वर एसीटेट, क्या बोलोगे, सिल्वर एसीटेट, साधारण नाम है। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण। अब अभिक्रिया शुरू करते हैं कि हुंसडीकर, अभी तो अपन ने बनाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। चलो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अपन बना चुके हैं इसको, क्या नाम था इसका एपिशन नाम, टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्या नाम था, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो Br2 के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण की अभिक्रिया करवाने पर इसका नाम अपन लिख चुके हैं सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो देखिए सिंपल सी बात है, Br2 को बना से लिख सकते हैं Br, अभिक्रिया जब करवाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बंद ध्रुवीय है तो ये बंद टूटेगा, यहाँ से एक नेगेटिव होता है, यहाँ से पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि Ag पे क्या होता है, Ag एक मेटल है, धातु है, तो धातु पे आवेश धनात्मक और यहाँ पर O पे नेगेटिव, तो यहाँ Ag किसके साथ निकल जाएगा, Br के साथ, और तो ये बन गया AgBr प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल की खास विशेषता होती है कि जैसे आप उसको हीट करोगे तो वहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये होगी CO2 गैस, क्या बच गया, दूसरा Br CH3 के साथ चला जाएगा, तो क्या बन गया, CH3Br। ये अपने को बनाना था, क्या बोलोगे इसको आप, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन, नाम हो गया ब्रोमोमेथेन, और सामान्य नाम में आप क्या बोल दोगे इसको, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ओके, तो ये थी आपकी हुंसडीकर रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर अपने को एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला मेथड है हेलोएल्किन बनाने का, नेक्स्ट प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से थोड़ा सा 11th क्लास में आपको आया होगा, एमीन क्या है। एमीन के लिए एक इस तरह का समूह है NH2,
यहाँ पर अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन R जोड़ दो, एक R जोड़ दोगे, इसको बोल दोगे प्राथमिक एमीन, यानी NH2 जो है ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया। एक एल्किल समूह जोड़ दिया तो प्राथमिक एमीन हो गया। अगर आपने 2 एल्किल समूह जोड़ दिए तो N की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ये कौन सा एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन हो जाएगा। और तीसरा, अगर मैं 3 एल्किल समूह जोड़ दूं तो यहाँ पर एक H और हट जाएगा और इसको बोलेंगे 3 डिग्री या टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन। तो प्राथमिक एमीन से भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें अपन प्राथमिक एमीन NH2 ऐसे लिख सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाने पर, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, NOCl की स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो आप, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है। रासायनिक केमिस्ट्री में इसका नाम नाइट्रोसिल क्लोराइड है। इसका एक कॉमर्शियल नाम भी है, व्यापारिक नाम, जिसको बोलते हैं टिल्डेन अभिक्रमक। टिल्डेन अभिक्रमक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टिल्डेन अभिक्रमक क्या है, तो टिल्डेन अभिक्रमक का सूत्र हो जाएगा NOCl। लिखते हैं इसको अपना सा है NOCl, लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से आप लिख सकते हो। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया NOCl के साथ में करवाने पर, गर्म करने पर कुछ इस तरह से बंध टूटते हैं। ये बंध टूट जाएगा और ये बंध टूट जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, एल्किल समूह क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, RCl प्लस दोनों NN मिलकर के कौन सी गैस बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस, प्लस यहाँ पर HHO के साथ तो क्या बन जाएगा, H2 जल बन जाएगा। अब जितने कार्बन का आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है उतने ही कार्बन का आप प्राथमिक एमीन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं R की जगह 2 कार्बन का अपने को एल्किल हैलाइड बनाना है तो मैं 2 ही कार्बन का प्राथमिक एमीन ले सकता हूँ, C2H5 NH2। इसको बोलेंगे, इसका नाम होगा एथेन एमीन। देखिए C2H5 के लिए एथेन प्लस NH2 के लिए सब जोड़ेंगे एमीन, तो इसका नाम है एथेन एमीन। और वही अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, तो Cl N डबल बॉन्ड O, तो इस बंध को तोड़ देंगे, ये बंध टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए जो बंध टूटा है इसके इधर वाले पार्ट को C2H5Cl, C2H5Cl प्लस नाइट्रोजन प्लस क्या बच गया यहाँ पे, H2 जल। तो इस तरह से जितने भी अपन ने एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड्स अपने पढ़े हैं, सबसे पहले अपने एल्केन से पढ़ा, फिर अपन ने HH का योग करवाया, जिसमें 2 प्रकार के योग अपने योग करवाए। एक करवाया अपने मार्कोनी-कोप के नियमानुसार और दूसरा करवाया अपने मार्कोनी-कोप के विपरीत, जिसके 2 नाम और थे। उसको अपने प्रोक्साइड प्रभाव भी कहा और उसका एक नाम और था जिसे अपने खैराज प्रभाव भी कहा। 2 तरीके से अपने एल्किल हैलाइड प्राप्त किए। फिर उसके बाद में अपने तीसरी रिएक्शन पढ़ी अल्कोहल से। अल्कोहल से अपन ने अभिक्रिया, पहली रिएक्शन में अपने अल्कोहल से क्या पढ़ा, अल्कोहल की अभिक्रिया अपन ने HCl के साथ में ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई। और फिर उसी में अल्कोहल में दूसरी रिएक्शन अपन ने पढ़ी डार्जेन अभिक्रिया। फिर उसके बाद में अपन ने स्टेप बाय स्टेप फिल्केंस्टाइन अभिक्रिया पढ़ी, स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ी, हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ी और लास्ट में अपन ने पढ़ी है प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो इस तरीके से जितने भी अपन ने हैलो एल्केन बनाने की रिएक्शंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोर इम्पोर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या जो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ने जा रहे हैं वो हमारे इस सैनिक कैरियर एजुकेशन नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो
जो भी यूट्यूब चैनल पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं उनको कम्प्लीटली पूरा देखें और उसके बाद में आगे पढ़ें। ऐसा नहीं जैसे मैंने आज वीडियो जो बनाया है या आज की जो क्लास है इसको आप छोड़ करके उसके अगली क्लास में आप जा रहे हो, तो अगर आप एक क्लास या एक वीडियो आगे जाओगे तो आपको पीछे का वीडियो जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स की एक आदत होती है कि थोड़ा सा वीडियो को देखा 15-20 मिनट का और वो सोचते हैं कि हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा है। फिर उसने आपने उसको छोड़ करके उससे अगले वीडियो में आप चले गए तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो सभी से एक बार पुनः मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जिसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। और इसके अलावा हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे